टुडे विल कंटिन्यू विद द सॉलिड स्टेट। कल हमने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस दोनों टाइप के सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एक बार फटाफट कल का जो हमने किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट थे, रेगुलर मैनर में, ठीक। और अमोर्फस में पार्टिकल्स वर नॉट प्रेजेंट इन अ रेगुलर मैनर, ये सबसे बड़ी चीज थी, ठीक। अब देखो आपके पास इस चैप्टर में मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, बट थोड़ा सा पोर्शन है जहां पर अमोर्फस को हमने स्टडी करना है, तो पहले उसे ही करेंगे, उसके बाद कंप्लीट जो है फिर हम क्रिस्टलाइन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक। अब देखो इसको मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सॉलिड्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक आपके पास हमने डिस्कस किया है कि क्रिस्टलाइन है और अमोर्फस है, बट इसके अलावा एक मतलब इन्हीं को ही दूसरे नाम दिए हुए हैं। एक को हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रू सॉलिड और एक को बोलते हैं हम स्यूडो सॉलिड और फॉल्स सॉलिड, ठीक है। दो टाइप के सॉलिड हो गए, एक आपके पास ट्रू सॉलिड एंड सेकंड इज स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड, स्यूडो मींस तक कर चुके हैं हम काइनेटिक्स में, स्यूडो मींस फॉल्स होता है। अब इसको ट्रू या फॉल्स से लेते हैं, तो फॉल्स और स्यूडो सॉलिड, ठीक। अब जो क्रिस्टलाइन है ना, इन्हें हम ट्रू सॉलिड बोल देते हैं। क्रिस्टलाइन आर नोन एज ट्रू सॉलिड, बट अमोर्फस आर नोन एज फॉल्स सॉलिड, ठीक है। अमोर्फस को हम फॉल्स सॉलिड बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो देखो हम इसको बहुत डिटेल में नहीं करने वाले हैं, जितना एक पोर्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में उसके तरीके से ही करेंगे, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है सिलेबस के तरीके से। मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पर ग्लास का। देखो ग्लास जो है आपको लगता है कि अगर सॉलिड है तो गलत बात, ग्लास इज नॉट अ सॉलिड, इट इज सूडो सॉलिड, क्योंकि ग्लास जो है वो अमोर्फस का एग्जांपल है। आ सकता है देखो ग्लास इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉलिड, वेदर इट इज एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस। तो ग्लास इज अ अमोर्फस सॉलिड एंड इट इज नॉट अ ट्रू सॉलिड आल्सो। अब मैं इसी को ही करते हुए डिस्कस आगे चलूंगा। ग्लास जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे अमोर्फस सॉलिड में, दैट विल बी लिंक्ड टू द ग्लास ओनली, ठीक। अब मैं सबसे पहले यही डिस्कस करता हूँ कि कैसे ग्लास बनता है, उसी से फिर सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इसकी। देखो ग्लास जो है वो आपका सिलिका से बनता है। सिलिका मीन्स सैंड, प्योर सैंड लेते हैं जो आपको मिलती है रेगिस्तान में, ठीक है। तो वहां से प्योर सैंड को लेंगे और उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या है वो मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल एक लिक्विड बन जाएगा, और फिर उस लिक्विड को इमीडिएटली बहुत ही ठंडे पानी में गिरा देंगे। उससे क्या है वो वहीं पर जाकर के जम जाएगी और वो ग्लास की शेप ले लेगी। तो ग्लास आपका बना सिलिका से, और उसको हीट करके इमीडिएटली बहुत मींस एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कूल कंडीशन में उसको वहां पर इंसर्ट किया। तो ग्लास जो आपका एक सिलिका था या सैंड थी, दैट चेंज इनटू द ग्लास। यही रीजन है कि ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड की ग्लास इज नोन एज, क्वेश्चंस हैं ये सब एनसीईआरटी में लिखना, सुपर कूल्ड लिक्विड, इट इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड because glass is made by changing the silica into the molten or liquid state, and then it is changed into solid state by applying the extreme cold conditions, ठीक। अब और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। नाउ अगर आपको प्रूव ही करना हो कि कैसे ये लिक्विड है, ग्लास एक लिक्विड है, प्रूव कर सकते हो आप। एक्चुअली देखो आप लोगों को मैंने करवाया हुआ भी है एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर, कि आप ग्लास लेते हो और ग्लास की रोड को आप अगर हीट करते हो बर्नर के ऊपर, गैस बर्नर पर, तो आप उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो। और आपने प्रैक्टिकल किया हुआ भी, आपने नोट किया हुआ ग्लास कितना बिल्कुल ऐसा बन गया जैसे कि लिक्विड हो, जैसे कि एक थिक गम हो, ठीक है। तो उससे प्रूव होता है गर्म करने पर कितनी जल्दी वो कन्वर्ट हो गया है लिक्विड के अंदर। लेकिन आपको एग्जांपल नहीं देना है। अगर आपको एग्जांपल देना पड़ जाए कि ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड या ग्लास इज अ लिक्विड, कैसे प्रूव करोगे? और ग्लास
हैज ए नेचर ऑफ फ्लूइड, हैज ए फ्लूइड नेचर, कैसे प्रूव करोगे? तो प्रूव करने के लिए आपको जो आंसर लिखना है बुक के हिसाब से या सिलेबस के हिसाब से, तो समझो क्योंकि यही आपके पास फिर आगे आएगा, मतलब जो की आती है चेक करने के लिए, वहाँ भी फिर यही वर्ड लिखा आंसर आएगा कि आप अगर किसी पुराने ग्लास को देखो या किसी विंडो को देखो जिसमें ग्लास लगा हुआ हो, देन द एज, जो जैसे कि मान लो ग्लास है, ग्लास विंडो है, इसका जो ग्लास है वो जो बॉटम होगा यहाँ से हमेशा थिक होगा, बट इट शुड बी ओल्ड लाइक 25-30 ईयर्स ओल्ड, 1 और 2 डेज में ऐसा नहीं होगा कि इसका जो बॉटम है ये थिक हो जाएगा। अब ये थिक क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये होता है कि ग्लास के पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं। अब अगर कोई चीज फ्लो कर रही है तो उसके पास कौन सा नेचर है? फ्लूइड नेचर है। फ्लूइड का मतलब उसके उस पार्टिकल फ्लो करते हैं। इट प्रूव्स दैट ग्लास इज नॉट अ सॉलिड, इट इज अ लिक्विड, बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स ही फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड के पार्टिकल तो फिक्स होते हैं, दे शुड नॉट फ्लो। ठीक, तो इसीलिए ग्लास को हम एक लिक्विड भी बोल देते हैं, बिकॉज इट्स पार्टिकल फ्लो ड्यू टू द ग्रेविटी। पार्टिकल्स जो है ग्रेविटी की वजह से डाउन जो है वो फॉल करते हैं। और इसका एग्जांपल, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि दैट द बॉटम ऑफ द विंडोज ऑफ द ग्लास बिकम द थिक। ठीक, एक चीज तो ये हुई, इट इज अ सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक, अब अगर मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात ही करूं, क्योंकि आते रहते हैं बोर्ड में, एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर ना कोई ऐसे ही पुरानी कोई ओल्ड बिल्डिंग है और आपने कभी नोट भी किया हो, कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग हो, तो उसका जो ग्लास विंडो है, जो ऐसा ग्लास जो लगातार ना कांटेक्ट में रहे सनलाइट के, वो भी जरूरी है। सनलाइट के जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा ग्लास, आफ्टर दैट 20-25 ईयर्स इट विल बिकम वाइट, मिल्की वाइट। शुरुआत में तो ट्रांसपेरेंट था, बट आफ्टर दैट टाइम इट बिकम्स मिल्की वाइट। वाई? तो सुनो क्यों मिल्की वाइट बन जाता है। द रीजन इज अनीलिंग, ANNEALING, अनीलिंग। अनीलिंग मीन्स अल्टरनेटिव हीटिंग एंड कूलिंग। अल्टरनेटिव हीटिंग एंड कूलिंग वो कैसे? देखो, दिन के टाइम टेम्परेचर हाई हो गया, रात को कम हो गया, फिर सर्दी गर्मी आई, उसमें भी टेम्परेचर का फर्क हुआ। तो अल्टरनेटिव हीटिंग एंड कूलिंग वो डे वाइज भी हो गई और एक आपकी सीजन वाइज भी हो गई। इस अल्टरनेटिव कूलिंग एंड हीटिंग को बोलते हैं अनीलिंग। एंड ड्यू टू दिस अनीलिंग क्या होता है कि ग्लास के पार्टिकल्स, ग्लास क्या था? अमोर्फस, उसके पार्टिकल्स अपने आप ही एक रेगुलर मैनर में अरेंज हो जाते हैं। बाय चांस दे चेंज इनटू द रेगुलर मैनर एंड देन दे बिकम क्रिस्टल, बिकॉज अगर पार्टिकल रेगुलर मैनर में प्रेजेंट है उन्हें क्या बोलते हैं? हम क्रिस्टल। एंड बिकॉज दे चेंज फ्रॉम अमोर्फस टू क्रिस्टल दे बिकम मिल्की वाइट। इस वजह से वो मिल्की वाइट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही पोर्शन है आपका अमोर्फस का। तो यहाँ पर तो हमने अमोर्फस को फिनिश कर दिया। ठीक, चलो भाई, आपके पास ये वाला पोर्शन तो हो गया अमोर्फस वाला। अब इसके बाद हमें जो आना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन को डिस्कस करना है तो सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप। ऑल्दो देखो इतना बड़ा है पोर्शन की, ऐसा तो आएगा नहीं कितने टाइप के हैं। जो हम अब स्टडी करेंगे इसके बीच में से ही क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा कभी क्वेश्चन देखो सीबीएसई में नहीं आता है कि डिस्क्राइब दिस इन डिटेल कुछ नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट को पकड़ करके उसमें से क्वेश्चन पुट करते हैं। उसी से पता चलता है कि आपकी कितनी स्टडी है, कितना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। क्योंकि अगर ये कहा जाए डिस्कस इन डिटेल तो बड़ी बड़ी कहानियाँ बन जाती हैं, तो वो फिर साइंस के अकॉर्डिंग तो होती नहीं है। ठीक, आपका जो आंसर है मे बी 1 वर्ड और मैक्सिमम 1 लाइन। 1 लाइन से ऊपर तो आंसर होता ही नहीं है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में देखो भाई, सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड जैसे कि NaCl है। ठीक है, आयन जो आयन से बना हुआ है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
नाम में ही है आयोनिक सॉलिड विच इज मेड अप ऑफ आयोन्स लाइक कटायन एंड आयोन्स, जैसे कि NaCl है, NaCl इज मेड अप ऑफ 2 आयोन्स, one is Na positive, NaCl is made up of Na positive it is cation plus Cl negative it is anion। तो cation anion कंबाइन हुए तो आपका क्या बन गया क्रिस्टल आयोनिक सॉलिड। तो जो आयन से बना हो उसे बोलते हैं हम आयोनिक सॉलिड। ठीक, एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज आयोनिक सॉलिड, वेरी इजी, ऑल्दो ये आने की चांस कम है, बट फिर भी देखो सिंपल क्वेश्चन आते भी हैं, ऑल्दो वेरी वेरी इजी, ये तो आपके लेवल से बहुत कम रहेगा। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि आयोनिक सॉलिड्स आर कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर, दोनों ही हैं, ये कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी के और इंसुलेटर भी हैं। अब देखो ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर, ऑल्दो यूजुअली एक सब्सटेंस या तो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, बट आयोनिक आर बोथ। अगर तो आयोनिक सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में हो, सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, या फिर ये मोल्टन स्टेट में हो, मोल्टन का मतलब इसको पिघला दें हम बहुत गर्म करके, फिर तो ये कंडक्टर बिहेव करेंगे। अगर ये सिंपल सॉलिड स्टेट में है, सिंपल सॉलिड स्टेट में है, तो फिर ये इंसुलेटर है। वो क्यों? क्योंकि देखो करंट को फ्लो करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाओ या फिर किसका करवाओ, आयोन्स का। तो आयोन्स या इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्टिविटी होती है, और सॉलिड स्टेट में जो फ्री आयोन्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो NaCl की फॉर्म में है, Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव की फॉर्म में नहीं है। अब NaCl में कोई आयोन नहीं है, आयोन तो तब बनेगा जब टूट जाएगा, टूटने पे क्या बनेगा, फिर यही बन जाएगा, ये कन्वर्ट इसमें, ये कन्वर्ट इसमें। और ये कब टूटेगा, या तो आप इसको वाटर में डिसॉल्व करो या इसको इतनी हीट दो कि ये बॉन्ड टूट जाए। तो दो ही कंडीशन है, या तो लिक्विड या फिर मोल्टन स्टेट, जिसमें आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन द मोल्टन और आयोनिक और इन एक्वस और लिक्विड स्टेट फ्री आयोन्स आर प्रेजेंट। आयोनिक सॉलिड में आयोन्स ही रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए, बट उनका फ्री होना जरूरी है। अगर पॉजिटिव वाले ने कटायन ने अनायन को पकड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो इससे ऊपर आपके पास नहीं आएगा, कुछ भी आया इसी इतने ही जो इन्फॉर्मेशन दी है इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। तो मैं देखो रफी लिखता भी रहूंगा ऊपर ताकि आप भूलो ना। तो पहला टाइप हमने कर लिया, फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया, आयोनिक, तो फर्स्ट टाइप तो कर लिया हमने आयोनिक। सेकंड टाइप इज मोलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मोलिक्यूलर सॉलिड, अब मैं वही करता हूं डिस्कस यहाँ पर, मोलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात हो गई, जो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। देखो नाम में ही आ रहा है, आधी चीजें तो उसके डेफिनेशन में ही होती हैं। तो सॉलिड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल देखो कैसे, जैसे SO2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, आपके पास H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, आपके पास NH3 की बात करें ये भी मॉलिक्यूल है, HCl एक मॉलिक्यूल है, ठीक, NO2 भी एक मॉलिक्यूल है। तो जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हो, इवन Cl2, H2, O2, I2, ये भी मॉलिक्यूल है। ठीक, तो दो, अब इसका मतलब क्या है, ऐसे सॉलिड जो मॉलिक्यूल से बने हो, आयन से ना बने हो ना एटम से बने हुए हो, मॉलिक्यूल से, उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। जरा ध्यान देना, अब मैंने इनको थोड़ा सा देखा, जरा ध्यान देना, इनमें को फर्क है, एक कैटेगरी ये है और एक कैटेगरी ये है, इनमें फर्क क्या है, सोचो जरा कि इनमें फर्क क्या है। तो फर्क ये है कि ये जो टाइप लिया है इसमें सेम टाइप के एटम्स ही हैं, I2 O2, और यहाँ पर अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, एटम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। इस वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, and other is non-polar molecular solid।
ठीक, देखो पता है आपको पोलर मीन्स जिसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दो चार्ज डेवलप हो जाएं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वो तब आएगा जब आपके दो अलग अलग एटम होंगे, क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो खींचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज और जिससे उसने अट्रैक्ट कर लिया उस पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे SO2 में O पर क्या नेगेटिव, S पर पॉजिटिव, H2O में H पर पॉजिटिव, O पर नेगेटिव। ठीक, तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ये किससे बने होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स से विच हैव डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल SO2, फॉर एग्जांपल CO2, फॉर एग्जांपल HCl। दीज आर पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड वो होंगे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने होंगे, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होंगे जिनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगा। जैसे I है, I2 देखो किससे बना हुआ है? I2 बना हुआ है I और I से, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जितनी इस I की है उतनी इस I की है, तो ना ये पॉजिटिव ना ये नेगेटिव, नॉन पोलर। ऐसे ही सेम टाइप के एटम, बस याद रखो जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना हो उसे बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, तो हमारा ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो गया। इसमें कोई एक्स्ट्रा इससे ऊपर नहीं आएगा, आपसे बस एग्जांपल पूछ सकते हैं, या फिर एक कैटेगरी दी होगी, 5-6 मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, पूछेगा कि को कैटेगराइज कर दो पोलर एंड नॉन पोलर में, या फिर आपके पास बहुत सारे टाइप दिए होंगे, फिर उसमें कहेगा बताओ कौन सा आयोनिक है और कौन सा मॉलिक्यूलर है, या और जब करवाने वाले हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक, तो आपको थोड़ा सा समझना है, एग्जाम्पल से भी पूछ सकता है क्वेश्चन की एग्जाम्पल किसका है, कोई जरूरी नहीं पूछे कि गिव द एग्जांपल ऑफ दिस, एग्जांपल देके पूछ सकता है कि वो किस टाइप का सॉलिड है। ठीक, तो आयनिक कर लिया, मॉलिक्यूलर कर लिया। थर्ड टाइप करना है हमें, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड या मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड या मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो यहाँ पर भी बड़ा आसान सा हो गया, जैसे मैंने कहा था कि देखो डेफिनेशन और समझ जाओ। हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी कि इसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत बार कर चुके हैं +1 में। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक NOF, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में हो। इसको मैं बहुत डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत बार हो चुका है ये अनलिमिटेड टाइम्स इन +1। तो यानी कि ऐसे सॉलिड्स जिनके मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड हो उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। और सबसे फेमस एग्जांपल जो कितनी बार किया है आपने, वाटर क्या है? H बॉन्डेड सॉलिड तो नहीं है, लिक्विड है, लेकिन अगर उसको आप आइस में कन्वर्ट कर दो तो क्या है? वो सॉलिड है। इसका मतलब आइस क्या हो गया? आइस एक सॉलिड है और उसमें कौन सा बॉन्ड है? वाटर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? H बॉन्ड। तो आइस इज ना हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, आइस। ऐसे ही अमोनिया भी गैस की फॉर्म मिल जाता है, सॉरी लिक्विड फॉर्म मिल जाता है, ये भी क्या है आपका? H बॉन्डेड है। ठीक, तो जो सॉलिड जिसमें कि H बॉन्ड पॉसिबल हो, H बॉन्ड कब होता है? जब वो बनता है हाइड्रोजन या तो जुड़ा हो हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन। ठीक, तो यहाँ पर ये आ गया, इसका मतलब आइस इज एन एग्जांपल ऑफ H बॉन्डेड सॉलिड। तो हमने ये भी कर लिया। अब इसके बाद देखो, एक आयनिक हो गया, एक मॉलिक्यूलर हो गया, एक हो गया आपके पास H बॉन्डेड। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो बचा है वो है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड यहाँ दे देते हैं हम। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। देखो इसमें क्या होगा, इस टाइप के सॉलिड में ना एक नेटवर्क बना होगा, एक जाल बना होगा, किसका? कोवलेंट बॉन्ड्स का। मींस इट इज मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और इसके दो ही एग्जांपल आपके पास काफी हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट जो 10th में किया है, डायमंड में क्या होता है? हर कार्बन 4 कार्बन के साथ में क्या होता है? जुड़ा होता है बाय द
कि विच बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, तो हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ H बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 4 कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो एक नेटवर्क बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड का, दैट इज नोन एज। ये होते हैं हार्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा कोवलेंट बन जाते हैं। देखो ऑल्दो कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर they make a strong bond, that's why these are solid in nature। फॉर एग्जांपल क्या है आपके पास, या तो डायमंड इसका एग्जांपल होगा, या फिर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का क्वेश्चन आ सकता है, डायमंड और ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉलिड, कोवलेंट नेटवर्क। आ भी चुका है ये पहले पेपर में, आ भी चुका है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। ठीक, अब इसमें देखो आपको पता होना चाहिए कि कोवलेंट की वजह से कंपाउंड तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि कोवलेंट सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, बट फिर भी ग्रेफाइट में से कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। वाई? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल बट स्टिल इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका रीजन ये रहेगा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑल्दो फिर प्लस वन का क्वेश्चन है, प्लस वन का क्वेश्चन जरूर है, बट अब प्लस टू में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस किया गया है। तो ग्रेफाइट में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस रीजन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और अब हमारे पास लास्ट टाइप का सॉलिड आ गया, वेल नोन सॉलिड और यूज इन डेली लाइफ। फिफ्थ टाइप, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड भी होते हैं, देखो मेटल तो होते ही सॉलिड हैं, ऐसी कोई मेटल तो नहीं जो देखी हो आपने लिक्विड की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में। तो अब हमें स्टडी करना है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, अब देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हमने ये कहीं भी डिस्कस नहीं किया है कि मेटल में बॉन्ड कैसे बनता है। मेटालिक बॉन्ड होता तो है, बट बनता कैसे वो अब डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मेटल्स में क्या होता है, जो एटम्स प्रेजेंट है, ये मेटल के एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ये एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्योंकि मेटल्स विल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इन सब ने, एक इलेक्ट्रॉन हो गए जो इसने लूज किए, मे बी 2 और 1 और 3, और चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, इनके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ठीक, अब इनको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक आयंस। मेटालिक आयंस बन गए, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, क्योंकि इनके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो मेटालिक बॉन्ड कैसे बनेगा फिर, क्योंकि मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। तो जब देखो बहुत ही पिक्यूलर टाइप का बॉन्ड है मेटालिक बॉन्ड। ये कैसे बनेगा, जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, मान लो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये इसको, अब इन सबको जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, ये सब मिलकर के, ये सब इलेक्ट्रॉन, इन सबको मिलकर बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन सी। इलेक्ट्रॉन सी, वो सी समुद्र वाला है, SEAC, इलेक्ट्रॉन सी। अब क्या होगा, इसमें सब ये इलेक्ट्रॉन भी इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, और ये इसको भी, सबको, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन सी के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक आयंस के साथ जुड़े होंगे, मींस देयर विल बी अ बॉन्ड बिटवीन द मेटल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन सी, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि हर इलेक्ट्रॉन अपने आसपास वाले हर एक एटम को खींच रहा है, और हर एक पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक आयन सभी इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। दैट्स व्हाई मेटल्स आर वेरी हार्ड। ठीक, और मेटल्स में इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जरा ध्यान देना, इन मेटल आयंस को एक नाम देते हैं कर्नल, KERNEL, कर्नल्स। पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक आयंस आर नोन एज कर्नल्स। ठीक, और देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटालिक कंडक्टिविटी स्लो डाउन होती रहती है। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटालिक कंडक्टिविटी कम होती है, और तो आयनिक कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि आयंस टूटते हैं, उनकी मूवमेंट भी बढ़ती है, बट मेटालिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। वो क्यों, क्योंकि देखो इससे मान लो ये एटम है पॉजिटिव चार्ज,
अगर आप इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी क्या है मूवमेंट बढ़ेगी, इस तरफ ऐसे ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से इसकी रोटेशन या फिर वाइब्रेशन हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो ऐसे होना था, अगर तो स्लो चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐसे निकल जाएगा, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी वाइब्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसकी कंडक्टिविटी भी कम होती है। तो द मेटालिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू दी with the increase in temperature the metallic conductivity decreases due to the obstruction in the flow of electron by the vibration of metallic ions। तो metallic ions वाइब्रेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक, तो ये आपके पास 5 टाइप के सॉलिड्स हो गए और उनकी प्रॉपर्टीज भी हो गई। और अब मैं इनमें से कोई अदर क्वेश्चन देख लेता हूँ जो बनता हो पॉसिबली। हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड में एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर बात करें, मैं सीधा एग्जांपल ले रहा हूँ, SO2 में किस टाइप की इंटरेक्शन है, या NH3 में किस टाइप की, NH3 लेंगे, पहले SO2 लेते हैं, SO2 में किस टाइप की इंटरेक्शन है। तो देखो भाई SO2 में इंटरेक्शन किस टाइप की होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वो कैसे, जैसे SO2 है, ठीक, S पर पॉजिटिव O पर नेगेटिव, ठीक, और दूसरे मॉलिक्यूल का S और इसका O, तो इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव में क्या होगा, इंटरेक्शन हो जाएगी, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव खींचेगा। अब क्योंकि देखो दो पोल बने हुए हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, दो पोल के बीच में इंटरेक्शन होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार। और अगर बात करें I2, जहां पर डाइपोल नहीं है, जैसे I2 Cl2H2, तो इनमें होती है वीक वंडरवॉल, कर चुके हैं +1 में वैसे ही सब कुछ हम। तो नॉन पोलर वाले में तो वंडरवॉल इंटरेक्शन होगी, और पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होगी, कॉपर गोल्ड में मेटालिक हो जाएगी, NaCl में आयोनिक हो जाएगी। ठीक है, आयोनिक इंटरेक्शन। नाउ अब जैसे मान लो क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे ये दिया हो आपके पास, बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे। यहाँ दिया होगा आपके पास, फिर वो कहेगा इनको कैटेगराइज करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, कि इनके किस किस टाइप के सॉलिड हैं। देखो NaCl आयोनिक, KCl आयोनिक, Cu है मेटालिक, H2O है हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, ऑल्दो ये आइस होगा बट फॉर्मूला H2 रहेगा इसका भी, तो ये H बॉन्डेड, CO2 पोलर मॉलिक्यूलर, Fe मेटालिक, SO2 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, डायमंड कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, ग्रेफाइट भी कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो इस टाइप से लास्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, जहां की आपकी पूरी नॉलेज की उन्होंने वहां पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज सभी टाइप के सॉलिड्स को डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। कल अब हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला पार्ट हम अब कल स्टार्ट करेंगे।